हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ क्लास 11 चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। और आज जो मैं हेडिंग आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो आप देख सकते हो, जो पहले की जो वीडियोज़ हैं, जो मैंने पहला का जो भी कॉन्सेप्ट था वो एक्सप्लेन कर दिया अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए, ये आर्टिकल 74(1) के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उनके साथ एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि हेड होगा। ठीक है, हेड होगा और वो किसकी हेल्प करेगा? एड मीन्स हेल्प करना और एडवाइस करना। किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। हु शिल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। ठीक है, और किस काम में उसको एडवाइस करेंगे? उसके फंक्शंस के काम में, कि किस तरह से उसको काम करना है। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, और वो किसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा? जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर कहेंगे उनके अनुसार ही वो उनकी एडवाइस पे ही काम करेगा प्रेसिडेंट। इसके बाद देखिए, प्रोवाइडेड एट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर। इसके साथ ही आर्टिकल 74(1) में ये भी लिखा गया है कि ये प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को में रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी प्रेसिडेंट को मिलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर सच एडवाइस, कि जो एडवाइस वो देते हैं उनको रिकंसीडर करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। साथ ही प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। इसके साथ ही जब प्रेसिडेंट ने उनको रिकंसीडर करने के लिए कोई भी चीज बोली, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब उसको रिकंसीडर उस एडवाइस को करके फिर भेजते हैं री एडवाइस करके, तो प्रेसिडेंट को जो है उसके अकॉर्डिंग ही उस एडवाइस को फिर आप कह सकते हो जो भी प्रस्तुति हुई है, ठीक है, टेंडर्ड मतलब जो एडवाइस उनको प्रस्तुत की गई है, तो उसके बाद उसको वो रिकंसिडरेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको फिर से उनको अपने फैसले लेने ही पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है शेल का मतलब आप क्या समझते हो? तो वर्ड जो शेल है वो इंडिकेट करता है कि जो एडवाइस है, ठीक है ना। अब इस पूरे आर्टिकल 74(1) को पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे शेल का मतलब क्या है। तो यहाँ इंडिकेट किया गया कि जो एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो प्रेसिडेंट को बांध के रखता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, यानी आप कह सकते हो एक प्रेशर कह सकते हो, एक बांध के उसको रखता है, दबाव डालता है। क्यों? इन द व्यू ऑफ कंट्रोवर्सी। अगर किसी तरह की कंट्रोवर्सी हुई अबाउट द स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट्स पास को लेके, तो एक स्पेसिफिक मेंशन होता है पॉइंट की वॉज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में चीज क्लियर कर दी गई है कि एक अमेंडमेंट के थ्रू जो एडवाइस है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देते हैं वो एक तरह से बाइंड करते हैं, बाइंडिंग कह सकते हो, बांध के रखते हैं प्रेसिडेंट को। और दूसरी एक अमेंडमेंट ये जब हुई थी, तो उसने ये बोला था कि इट वाज डिसाइडेड, कि उन्होंने डिसाइड किया कि अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि इस एडवाइस में थोड़ा सुधार करिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो एडवाइस भेज सकता है कि इसको रिकंसीडर करिए। बट अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फिर से वो ठीक है जो एडवाइस थी ठीक ठाक करके आप वैसे ही भेज दी, तो उसके बाद क्या होगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी एडवाइस भेजी है वो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें भी क्लियर कर दी गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है कि वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने प्रेसिडेंट को पहले देख चुका है कि वो एक फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को काफी सारी पावर्स तो दी होती हैं, बट उन पे पावर लिमिटेशंस भी लगाई जाती हैं। ठीक है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी एडवाइस पे ये पूरा काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ नाम मात्र के हेड होते हैं, वास्तव में ये हेड नहीं होते, आप कह सकते हो, क्योंकि इनके पास इतनी पावर्स नहीं होती और इनके पास पे लिमिटेशंस होते हैं। अच्छा, इस फॉर्मल सेंस में हम देखें तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर्स होती हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव में जिस तरह से लॉ बनते हैं, और एग्जीक्यूटिव में जब बिल कोई प्रपोज होता है उसके बाद आप कह सकते हो लेजिस्लेशन में लॉ बना, फिर जब तक वो साइन नहीं करते तब तक वो पास भी नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह के काफी सारी पावर्स इनके पास होती हैं, जुडिशियल पावर्स भी इनके पास होती हैं रिगार्डिंग किसी की सजा माफ करनी है कुछ भी, और इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं, किसी तरह के भी अटैक हुआ कंट्री में, किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, तो इस तरह की शक्तियां बिल्कुल प्रेसिडेंट के पास होती हैं। बट उसके साथ ही देखिए, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा जाए तो दिस पावर्स आर इन रियलिटी यूज बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो लाइन हमें ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि शक्तियां बिल्कुल होती हैं बट उस पर लिमिटेशंस भी होती हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा जाए तो इन पावर्स पे रियलिटी में हाँ प्रेसिडेंट के पास होती हैं, बट इन शक्तियों को वो कब उपयोग कर सकते हैं? किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, यानी जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं करेगा तब तक प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पूरे सपोर्ट करते हैं मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको पूरा सपोर्ट मिला होता है मेजोरिटी ऑफ लोकसभा का, और इसी वजह से वो रियल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको काफी सारी फॉलो करनी पड़ती है एडवाइस किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, और डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होगा? तो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है
विवेकपूर्ण तरीके से, ठीक है, कि अपने खुद के माइंड के अनुसार वो कुछ फैसले ले सकता है कि नहीं, उसकी खुद की पास होती है कि नहीं। तो इस बेसिस पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवर डिस्कशन, जितना हमने ऊपर जाना उस हिसाब से हमें एक बात तो कंफर्म होगी, वी इन्फर मींस हम तर्क करना, ठीक है, हम इस पॉइंट पे पहुंचे, इस लॉजिक पे पहुंचे, दैट द प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो हम समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर होती नहीं है कि वो अपने दिमाग से काम करे। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो आप कह सकते हो कि जो पीएम है वो एडवाइस देते हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं। तो खुद की तो हम समझ सकते हैं कि उनकी खुद कोई पावर है ही नहीं। तो दिस विल बी एन इनकरेक्ट असेसमेंट। अगर आप ऐसे सोचते हो तो ये एक इनकरेक्ट असेसमेंट है, यानी एक गलत वाक्य, एक गलत सोच आप कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पूरा अधिकार होता है कि उसको हर एक इंपॉर्टेंट मैटर्स, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, डेलिब्रेशंस मतलब जो भी आप समझौते करते हो, जो भी डिस्कशन करते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी होते हैं वो इन्फॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट को, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हर एक छोटी चीज का ब्यौरा देंगे, हर एक छोटी चीज के बारे में बताएंगे प्रेसिडेंट को। इसके बाद देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। इसके साथ ही प्रेसिडेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। द प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री। इसके साथ प्रेसिडेंट भी अपने व्यू, जो भी वो सोचता है वो प्राइम मिनिस्टर को रिटर्न में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज को, किस मैटर्स पे जो कंट्री कॉन्फ्रेंटिंग, जो कंट्री सामना कर रही है किसी भी तरह की चुनौतियों का, किसी भी तरह के मैटर्स का, उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट भी रिटर्न में प्राइम मिनिस्टर को आप कह सकते हो कि कोई भी एडवाइस और कुछ भी बात बोल सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, बिसाइड दिस देयर, अगर इसके अलावा देखें तो देयर आर एटलीस्ट 3 सिचुएशन वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पास यूजिंग हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। तो अगर आप देखा जाए तो 3 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पास का वास्तव में इस्तेमाल करता है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मैं तीनों आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यही हमारा सब मेन पॉइंट था कि अगर आपसे डिस्क्रिशनरी पास पूछी जाए तो आप बता सको कि कौन सी होती है। पहले बात याद रखना, 3 होती है। फर्स्ट बेस कौन सी होती है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट वो होता है, यानी फर्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर तब प्रेसिडेंट यूज करता है जब आपने देखा होगा कि कोई भी एडवाइस उसको दी जाती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उस एडवाइस को वापस भेज सकता है और कह सकता है इसको रिकंसीडर करिए, यानी इस एडवाइस को फिर से चेक करिए और फिर मेरे पास भेजिए। तो आज द काउंसिल टू रिकंसीडर द डिसीजन। और इस काम में क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट अपनी अकल का इस्तेमाल कर सकता है, अपने विवेक का अनुसार, विवेक के अनुसार काम कर सकता है, ठीक है। व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द एडवाइस हैज सर्टेन फ्लॉज, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई एडवाइस में किसी तरह की कमियां हैं, लीगल लैकुना है, ठीक है ना, लीगली वे में देखे जाए तो कुछ तरह की खामियां हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो उसको और देख सकता है कि अगर कंट्री के वेलफेयर में नहीं है, ये लोगों की भलाई में नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है वो बोल सकता है काउंसिल को कि आप रिकंसीडर करिए इस डिसीजन को, ठीक है। बट इसके अलावा देखिए, एक तो इसने चलो ठीक है ये चीज तो कर ली, बट ऑल दो देखा जाए तो काउंसिल जो है वो सेम एडवाइस को फिर से वैसे के वैसे भेज सकती है, और इस बार जो प्रेसिडेंट है वो थोड़ा सा बाउंड हो जाएगा एडवाइस को पास करने के लिए, ठीक है। सच अ रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट रिकंसीडर द डिसीजन वुड नेचुरली कैरी अ लॉट ऑफ वेट। तो ये ठीक है कि उन्होंने अपनी विवेक के अनुसार अपने डिसीजन के लिया और उसको बोला कि ठीक है एक बार देख लीजिए, रिकंसीडर कर लीजिए उस एडवाइस को कि आप जो मुझे कहने के लिए कर रहे हैं, बोलने के लिए कर रहे हैं या करने के लिए कर रहे हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं है। बट अगर वो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसे के वैसे भेजते हैं तो वो उनको पास करना पड़ता है। सो दिस इज, तो ये एक आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंडली देखिए, जो प्रेसिडेंट है उसके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वीटो पावर होती है और ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल वो करते हैं सेकंड वे में। तो इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? ही कैन विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल्स, ठीक है। वो होल्ड कर सकते हैं और रिफ्यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के बिल्स को पास करने से, अदर देन मनी बिल्स, ठीक है। मनी बिल्स के टाइम पे वो कुछ नहीं कर सकते, बट अदर जो बिल्स होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा रिफ्यूज कर सकते हैं पास बाय द पार्लियामेंट। चाहे बेशक पार्लियामेंट उसको पास कर दे, पर प्रेसिडेंट थोड़ा सा उसको होल्ड करके रख सकते हैं। एवरी बिल चाहे पास होता है जो पार्लियामेंट के थ्रू, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास ताकि वो उस पर साइन करें, एसेंट मतलब उनकी अनुमति के लिए जाता है, और उसके बाद ही कोई भी बिल जो है वो लॉ बनता है। प्रेसिडेंट जो है वो इस बिल को वापस भेज सकता है पार्लियामेंट में और बोल सकता है कि इसको रिकंसिडर करिए, यानी कुछ कुछ गलतियां तो उसको आप सुधार लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए वो भेज सकते हैं इस बिल को, और इसको हम बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है। दिस वीटो पावर इज लिमिटेड बिकॉज ये जो वीटो पावर होती है लिमिटेड होती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है पासिस द सेम बिल अगेन एंड सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट, कि पार्लियामेंट क्या करती है फिर से उस बिल को अगेन जो है पास करती है और फिर प्रेसिडेंट के पास भेज देती है। तो इस तरह से जो है प्रेसिडेंट को बाद में जो है अपनी अनुमति, यानी एसेंट मतलब अनुमति देनी ही पड़ती है इस बिल को, ठीक है। तो हाउएवर देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट विद इन व्हिच द प्रेसिडेंट मस्ट
सेंड द बिल बैक फॉर कंसिडरेशन। बट ये भी देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर है वो कितने टाइम तक अपने पास रख सकता है उस बिल को, और रिकंसिडरेशन के लिए भेजने, यानी वो 1 महीने के बाद भी भेज सकता है, 2 महीने के बाद भी भेज सकता है। तो इससे क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है आप एक तरह से देख सकते हो कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल को पेंडिंग में ला सकता है, ठीक है ना। दिस मीन्स द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विथ हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम लिमिट तो मेंशन नहीं है कि वो कितने टाइम के लिए उस बिल को अपने पास रख सकता है। वो पास ही नहीं करेगा, वो लॉ बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने पास रखा रहेगा और वो काफी दिन बाद हो सकता है कि वो पार्लियामेंट में रीसेंड करे, ठीक है, बाद में उसको फिर से भेजे। तो इस तरह से वो बिल को पेंडिंग रख सकता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट के पास एक इनफॉर्मल पावर होती है तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करे इफेक्टिव मैनर में। तो इसको हम काफी जो बोलते हैं, इस पूरी शक्ति को जिस तरह से उपयोग करते हैं उसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। क्योंकि वो अपने क्या करते हैं, पॉकेट वीटो इसलिए बोला गया है क्योंकि वो जो बिल होता है वो किसी को बिना बताए, आप समझ सकते हो कि पेंडिंग में रखना है ना, तो सिर्फ अपनी पॉकेट में रख लिया। जैसे हम लोग कोई चीज अपनी पॉकेट में रख लेते और हमें याद ही नहीं होता कि हमारी पॉकेट में क्या रखा है, ठीक है। तो ये चीज होती है और काफी दिन बाद जब हमें याद आता है तो ठीक है, तब हम उसको रिटर्न करते हैं, किसी को दे देते हैं। तो ये चीज है कि जो प्रेसिडेंट है वो वीटो को एक अपनी पॉकेट में रखता है, पेंडिंग रखता है, और जब उसकी मर्जी होगी तब वो रिसेंड करता है रिकंसिडरेशन के लिए। इसके बाद देखिए थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कब अराइज होता है, जब पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस में। तो प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, नॉर्मली देखा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर कब इस्तेमाल होगी, थर्ड वाली प्रेसिडेंट की, जब वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। हमने नॉर्मली देखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिस पॉलिटिकल पार्टी को और जिस लीडर को सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिलते हैं लोकसभा इलेक्शन में, उसके हेड को हम अपॉइंट कर देते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है, और उसके साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी चूज करता है। तो इसमें क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन वुड नॉट अराइज, ठीक है। तो इसमें तो कोई डिस्क्रिशन वाली बात हुई नहीं, कह सकते हो कि क्वेश्चनिंग ही नहीं हुई कोई डिस्क्रिशन वाली, कि इसमें एकदम क्लियर है कि जो जिसको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिलता है वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो प्रेसिडेंट ने किस तरह से अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकपूर्ण तरीके से किस तरह से उसने पावर का इस्तेमाल किया। तो आप देखिए नेक्स्ट पैरा में इसको एक्सप्लेन किया गया है। आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन आए आफ्टर एन इलेक्शन के बाद कि किसी भी लीडर को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, यानी वोट्स नहीं मिले लोकसभा में, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। तो इमेजिन करिए इस तरह के टाइम पे जो लोग हैं वो फौज अलायंसेस करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि संधि बना लेते हैं, फौज मतलब बना लेना और अलायंसेस मतलब संधि बना लेते हैं। 2 और 3 लीडर्स जो होते हैं वो क्लेम भी करते हैं कि हमें सपोर्ट मिल जाएगा मेजोरिटी ऑफ द हाउस का। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होता है वो डिसाइड कर सकता है whom to be appoint एज अ प्राइम मिनिस्टर, कि अगर 2-3 ऑप्शन है तो प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है। इस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेगा और जज करेगा कि इनमें से कौन सा है जो ज्यादा सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी और हु कैन एक्चुअली फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, कि कौन है जिसको ज्यादा बहुमत मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है मेजोरिटी का, और साथ ही कौन है जो एक्चुअली फॉर्म कर सकता है और रन कर सकता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये इसके बाद देखिए सिंस 1989 देखा जाए तो मेजर पॉलिटिकल चेंजेस जो हुए थे हैव कंसिडरेबली इंक्रीज, धीरे धीरे वो इंक्रीज भी हुए, इंपॉर्टेंस हुआ प्रेसिडेंशियल ऑफिस का। इन द 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखा जाए 1989 से 1998 तक, तो नो सिंगल पार्टी, ठीक है, यानी कोई भी सिंगल पार्टी और कोalition अटेंड नहीं किया, उन्हें मेजोरिटी इन द लोकसभा नहीं मिली। तो इस सिचुएशन में डिमांड किया प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन का, यानी प्रेसिडेंट को बोला गया कि इंटरफेयर करिए आइदर इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट और टू ग्रांट अ रिक्वेस्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय अ प्राइम मिनिस्टर हु कुड नॉट प्रूव मेजोरिटी इन द हाउस। तो ये डिमांड की गई या तो आप कॉन्स्टिट्यूट करिए गवर्नमेंट को, या तो आप जो डिसोल्यूशन कर दीजिए लोकसभा का बाय अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद और क्योंकि उन्हें मेजोरिटी नहीं मिली हाउस में क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाए प्राइम मिनिस्टर। तो इट में 10-20 साइडेड, इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट है वो डिस्क्रिशनरी इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंडीशंस। तो वो एक डिस्क्रिशन अपने विवेकपूर्ण तरीकों को पूरा रिलेट करता है पॉलिटिकल कंडीशंस में। और इसके अलावा देखिए एक ग्रेटर स्कोप भी होता है प्रेसिडेंशियल एजेटिवनेस का, कि व्हेन गवर्नमेंट्स आर नॉट स्टेबल एंड कोalition ऑक्यूपाई पावर, कि प्रेसिडेंशियल पावर अपने इस्तेमाल कर सकते हैं जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, यानी प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल नहीं होती है और कोalition जो होता है वो ऑक्यूपाई करता जाता है पावर को। अच्छा, मोस्ट पार्ट में देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो एक बिल्कुल फॉर्मल पावर होल्डर है एंड अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन, ठीक है, नाम मात्र का अलंकारिक राजा है। यू मे वंडर, आपको थोड़ा सी हैरानी होगी, व्हाई देन डू वी नीड, अब तो हमें प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो बिल्कुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, कि जिनको मेजोरिटी मिलता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना रूल करते हैं, एक तरह से बन जाते हैं। तो दिस ऑल्सो मीन्स, इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं मे बी रिमूव्ड, वो रिमूव्ड भी, उनको उनकी पोस्ट से हटाया भी जा सकता है किसी भी टाइम। तो उस टाइम क्या होगा, तब उस टाइम की कंडीशन में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है हु हैज अ फिक्स्ड टर्म, हु मे बी इम्पार्ट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड हु मे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होता है वो एक तरह से
हेड ऑफ द कंट्री का रोल प्ले करता है। एक फिक्स टर्म में आप कह सकते हो वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, और साथ ही वो सिंबॉलिकली देखा जाए तो रिप्रेजेंट भी करता है पूरी एंटायर कंट्री को। दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, और यही एक एग्जैक्टली रोल होता है प्रेसिडेंट का एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन जब इनके अगेंस्ट पास होता है तो ये सभी के सभी रिजाइन करते हैं अपनी पोस्ट से, और जब तब राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लग जाता है। तो वैन नो पार्टी हैज, और इसके साथ ही देखिए जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ऑफ मेकिंग अ चॉइस एंड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो उस टाइम वो अपॉइंट चॉइस लेता है अपनी, अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को किस लिए, ताकि वो गवर्नमेंट बनाए और रन करे पूरी की पूरी गवर्नमेंट को ऑफ द कंट्री। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी के जो टॉपिक है बीच बीच में जो थे जैसे आपके क्या रोल है प्रेसिडेंट का फॉर चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।